Friends, welcome to my channel at Impart Education. This is me Sana Zareen presenting this video before you. तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश पेडागोजी के लिए। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी प्लस कंटेंट। तो ये जो जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने का टाइम है अब मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना। तो उसके पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज है, ये सब का प्रैक्टिस किए बिना एग्ज़ाम में होना मतलब अच्छे खासे मार्क्स जो मतलब बोलते हैं ना कि ईजिली जो मार्क्स आपको मिल सकते हैं ना उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी लैंग्वेज से जो मार्क्स मिलते हैं ना आपको वो समझिए बहुत बेनिफिटेड मार्क्स है। ठीक है ना। लैंग्वेज ये इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, लेकिन इससे जो मार्क्स आप लोग को मिल रहे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट वाले मार्क्स है। मतलब एकदम जो बोलते हैं ना गेनिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है ना। मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मतलब मार्क्स एक लेने का एक अच्छा तरीका है इसमें। तो एटलीस्ट 25 मार्क्स तो हो, 25 तो ज़रूर आए नंबर, इतनी तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। तो उसके लिए 10 नंबर तो पहले पक्का कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, है ना। कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ताकि लास्ट टाइम एग्जाम में जब रीडिंग कर रहे हो आप ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और एक आपकी प्रिपरेशन भी हो, पहले की तैयारी हो, प्रैक्टिस हो, जल्दी से रीड कर पाएंगे, उसका एक इन्फ्रेंस एक आइडिया निकाल पाएंगे आप। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब देके फटाफट आगे वाले सेक्शन में मूव कर पाएंगे। नहीं तो नया नया पैसेज होगा तो एक तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, फिर समझ में नहीं आएगा बहुत सारा बात, फिर क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पेपर 1 अगर आपने इंग्लिश ली है, पेपर 1 अगर आपने इंग्लिश ली है तो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर आपने हिंदी लिया है पेपर 1 तो आप उस क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। याद रखना है, अगर आपने हिंदी ली है तो 91 से 120 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर पेपर 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है तब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 120 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। ऐसा ना हो कि पेपर 1 में हिंदी लिया हो और क्वेश्चन नंबर 91 से 120 सॉल्व कर दिया हिंदी वाला, और उसके बाद फिर जो सेकंड सेक्शन में अगर आपने इंग्लिश लिया हो तो वहाँ हिंदी का पार्ट सॉल्व करके आ गए। तो ये गलती नहीं करना है, ये एकदम आपको दिमाग में पहले से फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद से मार्क्स डिवीजन को देख लेते हैं। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मार्क्स का डिवीजन वाइज सेम है, 15 मार्क्स पेडागोजी और कंटेंट। ठीक है। फिर जो 15 मार्क्स की कंटेंट है उसमें क्या आता है, उसमें है 8 मार्क्स का पैसेज या फिर उसको बोल सकते हैं आप प्रोज, और 7 मार्क्स का है पोइट्री, है ना, पोएम। तो ये 2 क्वेश्चन आता है अलग अलग, जिसमें 8 नंबर का प्रोज रहता है और 7 मार्क्स का पोइट्री रहता है। ठीक है ना। ये पहले से आइडिया आप लोगों को रहेगा, आप लोग सॉल्व किए हुए रहेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आप लोगों को एग्जाम में, ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा कुछ वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर पेडागोजिकल पार्ट है, उसमें 15 नंबर का वो पेडागोजिकल हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर पेपर 2 भी अगर जो भी लिया हो आपने, हिंदी ली हो या इंग्लिश ली हो, क्वेश्चन नंबर 120 से 150 सॉल्व करना है। मार्क्स का डिवीजन है 15 नंबर। लेकिन इसमें बस चेंजेस क्या है ना, अगर पेपर 2 है आपका, कुछ भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें पैसेज और पोइट्री दोनों नहीं आते हैं। उसमें आता है पैसेज प्लस सेकेंड पैसेज, मतलब 2 पैसेज फिर से रहेगा। ठीक है ना। पेपर 2 में अगर हिंदी लिया है तो भी वही सेम 8 नंबर का पैसेज एंड देन 7 नंबर का पैसेज, और अगर इंग्लिश ली है तो भी 8 नंबर का पैसेज, 7 नंबर का पैसेज। ठीक है ना। फिर उसके बाद और क्या चेंजेस है, जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में है, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है, मतलब थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कि जो इजी सब्जेक्ट है ना आपके लिए, जो आपकी ज़्यादा पकड़ है जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट हमेशा पेपर 1 में डाला जाता है। ठीक है ना। अभी तो सब लोगों ने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम होने वाला है, बेशक आपने पहला ही पेपर में डाला होगा अपना जो भी आपका ईजी सब्जेक्ट हो, मतलब वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको पेपर 1 में डालिए। तो थोड़ा सा आपकी कम पकड़ है जिस सब्जेक्ट में ना, उसको 2 में डालिए। ठीक है ना। क्योंकि रिलेटेड वोकैबुलरी, स्पीच है, पार्ट ऑफ द स्पीच है, ये सब पूछा जाता है। पैसेज और प्रोस यही सबसे पूछा जाता है ना। पोइट्री रहेगी, फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया आप लोगों से, है ना। तो इसीलिए जिसमें ज़्यादा पकड़ हो उसी को डालें।
इसमें 15 पहले वाले पेपर में, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन पेपर 2 में पेडागोजिकल पार्ट का वही 15 नंबर है। ये जो पैसेज और पोइट्री होते हैं ना, इसे थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, जैसे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लिया है ना, मीनिंग्स कभी कभी पूछ लेता है। जैसे पैसेज है तो जैसे ये एक वर्ड है तो उससे रिलेटेड 3 वर्ड दे देगा सिनोनिम्स, तो आपको उसका मीनिंग आइडिया लगाना होता है पैसेज पढ़ के कि हाँ ये वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है ना। अगर आपको पहले से मीनिंग पता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको वो लाइन पढ़ के ना उसका मीनिंग अब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये मीनिंग हो सकता है इस वर्ड का, तो सिनोनिम्स उससे निकाल लीजिए। फिर एंटोनिम्स निकालने आ जाता है, या फिर पार्ट ऑफ द स्पीच लिखा रहता है ना, सेंटेंसेस वगैरह दिया रहता है अलग से कोट करके क्वेश्चन में, तो उसका जवाब देना होता है। फिर 3 से 4 वोकैबुलरी के वर्ड ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सब पार्ट आप लोगों का आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी में अगेन यहाँ पे मैंने 3-4 टॉपिक डाल के रखा हुआ है जिसमें एनसीएफ भी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने सीडीपी में आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे पेडागोजी के लिए, जो मैंने कहा था कि ये सब टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोग का सारा मतलब सब्जेक्ट का पेडागोजी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग याद कीजिए, उसमें मैंने लैंग्वेज के लिए ये टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि लैंग्वेज लर्निंग, एक्विजिशन, स्किल, मल्टीलिंगुअलिज्म, सब चीज़ मैंने उसमें बोला था कि ज़रूर पढ़िएगा ये सब, क्योंकि अगर एक बार आप लोग ये सब पढ़ लेते हैं ना, सारे सब्जेक्ट में आप लोग का कवर होगा, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो फिर इंग्लिश लर्निंग में कैसे टीचर्स असिस्ट कर सकते हैं, कैसा करिकुलम मेंटेन किया जा सकता है स्कूल में जिससे बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो सके। जो लैंग्वेज है या कोई भी दूसरे लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उसमें उसकी पकड़ कैसे स्ट्रांग हो, है ना। बच्चे कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए क्या क्या असिस्टिंग मतलब टीचर्स लोग यूज़ दे सकते हैं बच्चों को असिस्टेंस, तो ये सब चीज़ के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। आप लोग ये टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आराम से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन आता ही आता है तो आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ माइनस क्या करना है। फिर लैंग्वेज स्किल्स जो है वो भी आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे लैंग्वेज स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है बच्चों में। फिर लैंग्वेज लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, जो अगर एक बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं उसको पता होना चाहिए, या फिर वो कितना इजीली वो सीख सकता है, ये सब चीज़ बच्चों को पता होना चाहिए ना। तभी बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा डेवलप होती है कि हाँ कुछ नया लैंग्वेज सीखना है, इंग्लिश सीखना है, फ्लुएंटली बात करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये भी इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, कि बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आए पढ़ने में। बच्चे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये डिवोटेड फील हो कि नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी एक हम लोगों के लाइफ का या हम लोगों के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना कि अलग से कुछ एक बोरिंग सा जो मतलब चॉक बोर्ड का जो सिस्टम है या अब तो डिजिटल बोर्ड हो गया है, तो उसमें भी बच्चों का वही है, बच्चे बैठे हुए हैं, बोर्ड थोड़ा डिजिटल है, ठीक है, फटाफट थोड़ा पेन से लिखा जाता है, इरेज हो जाता है, पर फिर भी कुछ और भी मटेरियल मतलब थोड़ा वीडियोस दिखाया जाए। प्लस क्या आजकल ना एक और सिस्टम है थोड़ा इंग्लिश अच्छा करने का, कि बच्चों को मतलब एक फ्री पीरियड में मूवी दिखाया जाता है, तो मूवी से भी बच्चों का माइंड डेवलप होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं मूवी में, एक इंटरेस्ट भी रहता है, स्टोरी आगे बढ़ रही है तो जानना भी है। तो जिज्ञासा जो जानने की होती है, तो बच्चे क्या होते हैं ना बहुत बार सबटाइटल्स पढ़ते हैं उससे सीखते हैं, या फिर बच्चे जो सुन रहे हैं तो उससे सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ भी है। तो इस सब चीज़ से भी बच्चों का इंग्लिश जो होता है ना वो अच्छा डेवलप होता है ना। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए ना, जैसे कि जैसे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं ना, जैसे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग है तो उसमें क्या बच्चों का मतलब ये रोल है, मतलब कैसा ब्रेन का वो एक्टिविटी हो रहा है अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चा कर रहा है, तो कंसेप्ट लर्निंग है ये सब। फिर उसके बाद मैंने वाइगॉत्स्की और पियाजे के बारे में भी बोला था कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, उससे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि वाइगॉत्स्की का बोलना है कि जो बच्चों का जो डेवलप होता है कंसेप्ट लर्निंग, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। बट पियाजे का बोलना है कि वो असिमुलेशन अडाप्टेशन से होता है, बच्चों का जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको सोशल इंटरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये दोनों का अपोजिट व्यू है वाइगॉत्स्की और पियाजे का। तो ये वाइगॉत्स्की और पियाजे ये दोनों ना आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, लैंग्वेज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मल्टीलिंगुअलिज्म है,
अलग अलग लैंग्वेज अगर एक साथ टीचर यूज़ करके क्लास में पढ़ाए तो उसका क्या बेनिफिट है। तो ये सब बेनिफिट ऐसे बोलने से तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक मतलब एक 10 मिनट 15 मिनट का एक पूरा इससे रिलेटेड जो उसके कंटेंट है वो पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होता है ना, माइंड में रहता है कि हाँ ये पॉइंट मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद डाइवर्स क्लासरूम की बात हो रही है कि जैसे अगर एक क्लासरूम में अगर अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स लोग हैं तो उस क्लास को कैसे हैंडल किया जाए। फिर उस क्लास में कैसे जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी जाए उस स्टेट की, फिर सेकंड लैंग्वेज को मतलब बच्चों को अपनाने के लिए क्या वो दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, कैसे उसको एप्लीकेबल करना है स्टूडेंट के ऊपर, है ना। बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, कैसे असेसमेंट करना है, फिर रेमेडियल कैसे टीचिंग कर सकती हैं स्कूल करिकुलम। तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ एंड डिसऑर्डर भी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। डिसऑर्डर के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने मतलब पढ़ा ही होगा सीडीपी में, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि अलग अलग टाइप का डिसऑर्डर है, तो उसके बारे में आप लोगों को जानना है। अलग अलग डिसऑर्डर्स है जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया क्या है कि डिसेबिलिटी टू रीड प्रॉपरली, ठीक है ना। अफेजिया है, डिसेबिलिटी टू कम्युनिकेट होता है। फिर डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है उसमें। डिसग्राफिया है, या फिर एक बच्चा अगर अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, अपनी फाइन मोटर स्किल को अगर यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या क्या इशू हो सकते हैं और वैसे स्टूडेंट्स को कैसे असिस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगेन एनसीएफ आ गया आप लोगों के पास दोबारा लौट करके, एनसीएफ 2005, इसको ज़रूर पढ़ लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। रोल ऑफ टीचर क्या हो सकता है क्लास में। फिर उसके बाद एम ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा ना ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है ना। एम, ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, इस टाइप से जो रहता है ना, क्वेश्चन हमेशा रिलेट करके आता है कि थीम आखिर क्या है एनसीएफ का। तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का आराम से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा और बहुत बेटर रहेगा एग्ज़ाम। कुछ कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं ना जो आप लोगों को एग्जाम से पहले अगर आप लोग इसमें थोड़ा मतलब वो अपना ग्रिप रखेंगे ना, तो आप लोगों का बहुत टाइम बचेगा, अब बहुत मार्क्स सेव होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पेडागोजिकल पार्ट है ना वो मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो मतलब कॉमन जो सेंस होती है ना बस उसके बारे में मतलब सवाल है। कॉमन सेंस भी लगाना होता है बहुत जगह पर, ठीक है ना। मतलब ठीक है, वो आपको सीडीपी का जो अलग से कंटेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है पेडागोजी में, लेकिन आप लोगों का अपना अगर कुछ माइंड में कुछ टैग वर्ड्स रहेंगे ना, या कुछ की वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, ये सब अगर आपके दिमाग में रहेंगे ना तो बहुत ईजिली आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब हमको लगता है 5 to 10 क्वेश्चन ना बस कॉमन सेंस पे होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस में आप लोगों को लेके चलना है क्वेश्चंस को, और अच्छे से थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें मैंने रखा है कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव बच्चा होना चाहिए, ये कैसा लगता है आप लोगों को, क्या थिंकिंग है आपके इस बारे में। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि बच्चा का खुद न्यू नॉलेज डिस्कवर कर रहा है ना, बच्चा कुछ डिस्कवर कर रहा है, कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, उससे रिलेटेड बात हो रहा है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बच्चा कंस्ट्रक्टिव है, इससे ऐसा कुछ रिलेटेड बात हो ना, तो इसको हमेशा इस आंसर्स के साथ जाना है आपको, ठीक है ना। उस आंसर के साथ जाना है जहाँ पे बच्चा कुछ नया डिस्कवर कर रहा है, न्यू नॉलेज हो रहा है, कुछ न्यू गेन हो रहा है उसको, ठीक है। बच्चा कुछ सीख रहा है तो वहाँ पे जाना है, आप उस पॉइंट के साथ जाना है आपको। फिर उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात है मतलब कि अगर एक कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका अलग अलग क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है ना, वो एक बच्चा सोचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी अगेन क्रिएटिविटी की ही बात हो रही है। बच्चा मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक सिचुएशन को सोच सकता है, तो अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो ठीक है, मतलब बच्चा सोच रहा है, कुछ डिफरेंट सोच रहा है, भले इसमें से एक या दो ही बेटर ऑप्शन हो, बाकी दो ना हो, लेकिन बच्चा एटलीस्ट सोच तो रहा है ना, अपने दिमाग में तो जोर दे रहा है, सोच रहा है, सीखना चाह रहा है। फिर कन्वर्सेशन, ये अगेन लैंग्वेज एबिलिटी को डेवलप करने की बात हो रही है। कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन जो होता है वो स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, वो एक तरह का डेवलपमेंट है बच्चे में। अगर बच्चा कन्वर्स कर रहा है, बच्चा अगर किसी और से कुछ पूछ रहा है या उसको बता रहा है, तो ये एक अच्छा मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है ना, इसके साथ आप लोग जा सकते हैं कन्वर्सेशन अगर की बात हो रही है। रैदर देन कि बच्चा बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, बैठा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है, पर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसके साथ आप लोग जा सकते हैं। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि जैसे कुछ पूछा है, ठीक है ना, टीचर ने, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, कि अगर हम लोग कुछ सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर सेव करना चाहते हैं, तो वाटर सेव हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या इसी टाइप से क्वेश्चन मतलब जिसमें अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं बच्चों की तरफ से, तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये हमेशा एक बच्चों का डेवलपमेंट की ओर करता है, ये हेल्प करता है ना। तो ये भी इस टाइप का ऑप्शन भी हमेशा आप लोग
मतलब ये कर सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ रख सकते हैं कि ये सब आंसर हो सकता है, ठीक है ना। रोट लर्निंग, कभी भी रोट लर्निंग बच्चों के लिए जो बोला था रट्टा मारने वाली चीज़, और कभी भी रट्टा मारना एक अच्छी बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। मेमोराइजेशन जो है अगेन याद करने वाली चीज़, ये कभी भी मतलब ये प्रायोरिटी नहीं मिलता है कभी भी मेमोराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ पे प्रेशर दे रहा है ना कि बच्चे आराम से सीखे, बच्चे ज़्यादा सीखे, खुल के सीखे, प्रेशर में नहीं सीखे, रोट लर्निंग नहीं हो, उनके अंदर कंसेप्ट का डेवलपमेंट हो और उससे वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राई आउट मीनिंग्स, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है ना, कि मतलब बच्चा लोग जैसे मीनिंग निकाल सकता है जिससे, या फिर पेडागोजिकल पार्ट में इससे क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा मीनिंग जैसे इस टाइप से क्वेश्चन अगर क्लास में दिए जाए तो ये बच्चे के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, या फिर अगर कैसा कैसा पॉइंट है जो प्रॉफिटेबल हो। तो ट्राइंग आउट मीनिंग्स इस टाइप का क्वेश्चन अगर मतलब अगर बच्चों को अगर ऐसा असिस्टेंस दिया जा रहा है क्लास में कि मीनिंग्स निकालो या ढूंढो या मतलब एक सेंटेंस पढ़ के मीनिंग सर्च करो, तो ये सब अच्छी चीज़ है ना, बच्चा कुछ नया सीख रहा है, क्रिएटिव तरीके से सीख रहा है, तो ये सब पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स है। फिर बच्चा अगर एक्टिव है तो पॉजिटिव है, अगर बच्चा पैसिव है तो फिर ये चीज़ नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बच्चों को हमेशा एक्टिव रहना है। फिर रेस्टिंग टीचर, अगेन ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होना चाहिए। टीचर जो है वो हमेशा एक्टिव फेज में रहना चाहिए, टीचर कभी भी रेस्टिंग फेज में नहीं रहना चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या है ना, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट बेस्ड, मतलब स्टूडेंट को सेंटर में रख के सारा चीज़ को प्लान किया जाता है ना। तो अगर रेस्टिंग टीचर रहेगा तो स्टूडेंट कहाँ जाएगा। फिर उसके बाद 10th में मैंने डाला है ना लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अगेन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो मैंने 3-4 बताया ना वो सब याद रखना। लर्निंग डिसेबिलिटी अगर है तो इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है कि लेके चलना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं ना कि इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। तो किसी भी हाल में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को एक बार याद कर लेना, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ वर्ड पढ़ा था मैंने। तो इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी से इसको हमेशा लेके चलना है, छोड़ के नहीं चलना है ना क्लास में अगर बात की जाए तो। फिर उसके बाद मदर टंग की बात करते हैं। मदर टंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है। बच्चा जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है मदर टंग में, उतना और दूसरी लैंग्वेज में कर ही नहीं सकता है। इसीलिए मदर टंग को कभी भी मतलब इन्फीरियर नहीं दिखाना है क्लास में, या मतलब अगर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। उसके बाद फिर कोऑपरेटिव असिस्टेंस या कोलैबोरेशन, अगर बच्चा कोलैबोरेटिव फॉर्म में लर्न कर रहा है या कोऑपरेटिव वे में लर्न कर रहा है, एक ग्रुप बना के कुछ सीख रहा है, तो उसको भी अगेन प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि उससे ना अलग अलग थिंकिंग एक साथ आती है ना। बच्चा डिस्कस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फिर उसके बाद बच्चा एक्सप्रेस भी करता है, और अगर ग्रुप में है तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से सीख भी रहा है, ये सब चीज़ भी होता है ना। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को हमेशा मतलब ये करना है, पॉजिटिव में लेना है, और क्वेश्चन अगर आए तो इसके क्वेश्चन में इसका आंसर कोऑपरेटिव हो सकता है। ऑल अबव द अबव ना जनरल केस में होता है, ठीक है ना, इसीलिए एक बार थोड़ा ध्यान से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज, ये सब हो जाता है बहुत बार, आंसर में यही सब निकल जाता है, तो उसमें ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर रियल लाइफ रिलेशन, जब भी रियल लाइफ से रिलेट करके अगर पढ़ाई करने की बात हो, या रियल लाइफ रिलेशन से अगर मतलब कुछ ऑप्शन निकल रहा हो, कुछ पढ़ाई की बात हो रही हो, कुछ रेमेडी निकालने की बात हो रही हो, या फिर कुछ साइंस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, अगर रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, तो रियल लाइफ वाले ऑप्शन को हमेशा मतलब सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये सब हो गया, टैग वर्ड हो गया। बाकी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आराम से जितना रिक्वायर्ड टाइम है उतना दीजिए, और अच्छे से रिवीजन कीजिए। मेन बेसिक जो पॉइंट्स है, जो थोड़ा सा सेलेक्टेड पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन हर साल पूछता है, वो सब क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अच्छे रहेंगे, अपने मार्क्स बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो informative, then please like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye.